नमस्कार साथियों, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा में अपनी शिक्षक डायरी को लेकर मैं पुनः आपके साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए विनोद लालवानी, माध्यमिक शिक्षक मोरवन। आज हम मॉड्यूल के भाग 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा को बहुत संक्षिप्त में समझेंगे। इस मॉड्यूल में जो गतिविधियों के प्रकार हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन हैं। ऑफलाइन गतिविधियाँ अर्थात वह गतिविधि जिसमें शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट निर्माण करते हैं, और ऑनलाइन गतिविधि वह गतिविधि जिसमें शिक्षक लिंक पर जाकर जानकारी को पढ़कर अपने विचारों को पोस्ट करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल के उद्देश्य से हम परिचित हो जाते हैं। मॉड्यूल के उद्देश्य में पहला है शैक्षिक नीतियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के परिदृश्य तथा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में इसके अंतरण की व्याख्या, समावेशी शिक्षा एवं समावेशी कक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की समझ विकसित करना, नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अपने कौशल को सुदृढ़ करना, वर्तमान परिस्थिति में पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंताओं व मुद्दों पर अपने विचार रखना। मॉड्यूल के उद्देश्यों के पश्चात हम सामग्री की रूपरेखा पर चर्चा कर लें। सामग्री की रूपरेखा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल से संबंधित शब्दावली की समझ, समावेशी कक्षा, कानूनी व नीतिपरक ढांचा, कक्षाओं में विविधता को स्वीकार करना, कक्षाओं में विविधता के संबंध में चर्चा करना, समावेशी कक्षा बनाने के लिए सुझाव और समावेशी शिक्षण अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसके बाद क्रमवार जानकारी से हम परिचित हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके बाद पाठ्यचर्या, उसके बाद पाठ्यक्रम, उसके बाद पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री और अंत में सीखने के प्रतिफल। जैसा कि पूर्व में बताया था, ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों के अतिरिक्त इन मॉड्यूल में व्याख्या और प्रदर्शन सहित वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट संसाधन, अतिरिक्त संसाधन और मूल्यांकन के लिए जो प्रश्नोत्तरी हमें मिलती है, और अंत में एक डिजिटल प्रमाणीकरण हमें प्राप्त होता है। तो मूल्यांकन के लिए जो प्रश्नोत्तरी हमें मिलती है, अब हम मॉड्यूल 1 की उस प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तरी में जो पहला प्रश्न है वह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, और इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, और चौथा ऑप्शन है सभी। अब इसमें जो सही उत्तर है वो है तीसरा, शिक्षक की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, अर्थात समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा, और इसके ऑप्शंस हैं स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्लाइड्स, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। साथियों, इस प्रश्न में यदि हम सिर्फ पहली लाइन पढ़ें, राम दृष्टिबाधित छात्र है, तो हमारे दिमाग में जो माइंड में बनता है आंसर का वो ऑडियो क्लिप बनता है, जबकि इसका आंसर स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न ये था राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। इसके लिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे होना आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। दूसरा है सभी। तीसरा है यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। और चौथा है एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के आदेश दिया गया है।
और इसका आंसर है सभी, क्योंकि पूर्व में जो मॉड्यूल 1 में हम चर्चा कर चुके हैं उसमें ये सभी बिंदु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए समाहित होते हैं। और अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। और इसके ऑप्शंस हैं, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। दूसरा ऑप्शन है सभी। तीसरा ऑप्शन है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। और चौथा ऑप्शन है एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। और इसका आंसर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित हुआ और कौन से वर्ष में लागू किया गया? इसके ऑप्शंस हैं, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2010 में लागू हुआ, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। ये काफ़ी चर्चा में रहा है और हमारे काफ़ी संपर्क में भी है ये प्रश्न, इसलिए इसका सही उत्तर वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। मुझे लगता है कि ये शायद सभी को बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? और इसके ऑप्शंस हैं 5+3+4, इनमें से कोई नहीं, 3+5+3+5, 5+3+3+4। ये चूँकि 2020 का ही प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर भी मुझे लगता है कि बहुत आसानी से सभी लोगों ने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर है 5+3+3+4। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है? और इसके ऑप्शंस हैं, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, काम करने के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन और प्रस्तुति के कई साधन। तो मित्रों, इसका आंसर है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अगला प्रश्न है, समान विकलांगता वाले दो बच्चों में, इसके ऑप्शंस हैं, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। अगला ऑप्शन है सभी, और लास्ट ऑप्शन है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और इसका सही ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? और इसके ऑप्शंस हैं 1966, 1992, दूसरा ऑप्शन 1986, 2019, तीसरा ऑप्शन 1967, 1989 और लास्ट ऑप्शन 1968 और 1986। और इसका सही उत्तर है 1968 और 1986। दोस्तों, ये ऑप्शन याद रखना वैसे भी बहुत आसान है, क्योंकि इस ऑप्शन में देखिए लास्ट में 68 और 86। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? और इसके ऑप्शंस हैं, पहला, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिज़ाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। दूसरा ऑप्शन, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। और चौथा ऑप्शन, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। और इसका सही उत्तर है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। धन्यवाद साथियों। इसी तरह से मैं अपनी निष्ठा प्रशिक्षण की डायरी को आप लोगों के साथ आगे भी साझा करता रहूँगा। कहीं भी अगर सुझाव की आवश्यकता लगे तो आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने कार्य को और अच्छा कर सकूँ। धन्यवाद।